students, it's chemistry time learning platform. Hi, I am Monica and today we will discuss about the topic that is your normality. देखिए स्टूडेंट्स, नॉर्मेलिटी जो है आपका वो एक कंसंट्रेशन टर्म है. लाइकवाइज योर मोलारिटी, पार्ट्स पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मास फ्रैक्शन, लाइक दैट. तो हम आज नॉर्मेलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे. एक्चुअली बहुत ज़्यादा बच्चों को ये टॉपिक डिफ़िकल्ट लगता है, डिफ़िकल्ट पोर्शन लगता है, बट इस वीडियो के बाद ये आपके लिए बहुत सिंपल टॉपिक होने वाला है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, दैट इज़ योर नॉर्मेलिटी. तो देखिए हम नॉर्मेलिटी में क्या क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले हम डेफिनेशन को स्टडी करेंगे, देन इफेक्ट ऑफ डायल्यूशन ऑन नॉर्मेलिटी, थर्ड वन इज योर नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स एंड फोर्थ वन इज योर क्वेश्चन सीरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक. जैसे हमने मोलैरिटी के अंदर स्टडी किया था डायल्यूशन इफेक्ट और मिक्सचर्स की नॉर्मेलिटी, सेम वैसे ही सिमिलरली आपका नॉर्मेलिटी में होगा. ठीक है ना. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मेलिटी. ठीक, इसको आप नॉर्मल भी कहते हैं. जैसे हम मोलैरिटी को मोलर सॉल्यूशन कहते हैं, वैसे ही नॉर्मेलिटी को नॉर्मल सॉल्यूशन भी बोलते हैं. ठीक है. सो नॉर्मल, कई बार आपको नॉर्मल भी लिखा दिया जा सकता है एंड इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एन. मीन्स नॉर्मेलिटी को हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं. फाइन. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नॉर्मेलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स of solute dissolved per liter, or you can say decimeter cube of the solution. यहाँ पर जो आपके हम समझेंगे ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, इसमें यही एक इम्पोर्टेंट है. अदरवाइज वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है. ठीक है. तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स किसके चाहिए हमें? सॉल्यूट के. मतलब मैंने सॉल्यूट के ग्राम इक्विवेलेंट्स डिसॉल्व किए हैं किसमें? पर लीटर. मतलब 1 लीटर पूरे सॉल्यूशन के अंदर. मतलब आपका सॉल्यूशन कंप्लीट 1 लीटर का बनना चाहिए आफ्टर एडिंग सॉल्यूट. ठीक. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं नॉर्मेलिटी के डेफिनेशन को. ठीक है. इट इज डिनोटेड बाय एन, number of gram equivalents divided by volume of solution. Volume of solution, इसको आप कैपिटल V से लिख लेना. ठीक है. इन लीटर और यू कैन से डेसीमीटर क्यूब. ठीक है. और जब हम इसको ml में लिखेंगे तब हम क्या करेंगे? लाइकवाइज जैसे हमने मोलैरिटी में किया था वैसे ही हम क्या करेंगे? इनटू 1000 करेंगे जब हमारे पास ml में होगी, क्योंकि वी हैव ऑलरेडी नो अबाउट दैट 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml और 1 लीटर इज इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब एंड 1 लीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर क्यूब. सिमिलरली वही सब है, बट वहां पर क्या था? मोलैरिटी में आपका मोल्स हमने डिसॉल्व किए थे, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. ठीक है. तो हम लिखो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. लेकिन अगर यहाँ पर हमारी ml में है तो हम क्या कर देंगे? 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे. फाइन. जब आपकी वॉल्यूम लीटर में होगी तब आपकी क्या आएगा? मोल्स आएंगे. उसी तरीके से यहाँ पर क्या आएगा? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स. लेकिन जब आपकी वॉल्यूम ml में होगी ना तो आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ, आपके पास फाइंड आउट क्या हो जाएंगे? मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स. ठीक है. तो घबराने की जरूरत नहीं. जब भी आपके पास ml होगी तो उस टाइम आपके नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकल कर आते हैं डायरेक्ट, और जब वॉल्यूम लीटर में होती तब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकल कर आते हैं. ठीक है. समझते हैं कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं. ठीक है. तो देखो यहाँ पर नंबर ऑफ, हेडिंग डालो ग्राम इक्विवेलेंट्स.
क्योंकि यही इसमें समझने वाला पोर्शन है जो बच्चों को बहुत डिफिकल्ट लगता है, बट ये डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है। देखो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं, मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। ये आपके पास क्या होते हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, अब जो इक्विवेलेंट मास होता है वो क्या होता है आपका इक्विवेलेंट, इसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ई क्यू लिख रही हूँ, ठीक है, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास क्या होता है वो देखते हैं आप, ठीक है। इक्विवेलेंट मास होता है एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर, दिस वन। इक्विवेलेंट मास क्या होता है आपके पास, इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब यहाँ पर जो एन फैक्टर होता है उसको भी समझेंगे, ठीक है। देखो बस यहाँ पर एक चीज ध्यान रखनी, जब मेरे पास कोई एटम दिया होगा ना, सिर्फ एटम, उस टाइम आप लिखोगे एटॉमिक मास, ठीक। जब मॉलिक्यूल होगा तो क्या लिखोगे, मॉलिक्यूलर मास। जब कोई आयन होगा, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है आयन्स जो होते हैं आयोनिक बॉन्ड में, उसमें हम क्या निकालते हैं, फॉर्मूला वेट, तो वहां लिखोगे फॉर्मूला मास, ठीक है। मतलब सेम थिंग है, आपको सिर्फ मासेस निकालने हैं। एटम होगा तो एटॉमिक मास निकालना है, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूलर मास निकालना है। अगर आपके पास एसिड है कोई तो एसिड का एटॉमिक मास, एसिड का आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना है। बेस होगा तो आपके पास मॉलिक्यूलर मास बेस का निकालना है, ठीक है। तो ये तो डिपेंड करता है आपका मास जो आपको निकालना है। एन फैक्टर क्या होता है वो अब देख लेते हैं। एन फैक्टर क्या होता है एक एक करके समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे एन फैक्टर हम समझते हैं कि करके एन फैक्टर क्या क्या होते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट मास लेना है, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट इज एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, अभी लिखवाया मैंने जस्ट यही, इक्विवेलेंट मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। क्या होता है यहाँ पर, जो एन फैक्टर आपका होगा किसी एलिमेंट एटम का, मतलब किसी एलिमेंट का आपका इक्विवेलेंट मास आपको निकालना, तो नीचे आप क्या लिखोगे, वैलेंसी। फाइन, जैसे मैंने बोल दिया फॉर एल्यूमिनियम, फॉर एल्यूमिनियम सिंपल। अब मुझे पता है कि वैलेंसी क्या होती है एलिमेंट जिसमें वो एग्जिस्ट करता है +3 में, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो एन फैक्टर होगा वो क्या होगा, 3। फाइन, अब मुझे ये पता है, तो यहाँ पर जो भी वैलेंसी अकोमोडेट करता है कोई भी एलिमेंट, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी आएगी। जैसे सोडियम +1 करता है, ठीक है, नाइट्रोजन -3 करता है, तो उस अकॉर्डिंग आपकी जो वैलेंसी आएगी वो 3 है। अब मेरे पास सेकंड आता है, अगर मुझे निकालना है इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड। एसिड बेस आप कुछ भी ले सकते हो, सॉल्ट है, ठीक है। तो एसिड लोगे तो जैसे मान लेते हैं मैंने यहाँ पे क्या लोगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिड डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। अब यहाँ पर एन फैक्टर क्या होगा वो समझते हैं। जब एसिड होता है ना आपका, तो उसके लिए हम एन फैक्टर को बेसिसिटी बोलते हैं। अभी समझाती हूँ क्या होता है बेसिसिटी। एन फैक्टर है ना बेसिसिटी, बेसिसिटी का मतलब क्या होता है, बेसिसिटी रिप्रेजेंट योर नंबर ऑफ डिस्प्लेस H positive ions from one molecule of acid। देखो कैसे, एग्जाम्पल जैसे मैंने बोल दिया H2SO4, ठीक। इसमें एन फैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो H2SO4 है, कैसे डिसोशिएट होता है, 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। डिसोशिएट करके देखना हमेशा आपको, ठीक है ना, तभी आपको H पॉजिटिव आयंस का पता चलेगा। कितने डिस्प्लेस हुए H पॉजिटिव, ये देखो आपके पास एक मॉलिक्यूल, एक मोल है, फिर एक मॉलिक्यूल H2SO4 से कितने डिस्प्लेस हुए, कितने निकले आपके 2H पॉजिटिव आयंस। यानी कि कितने हैं मेरे पास, हमेशा क्या करना है, चार्ज को जो नंबर है ना आयन का उससे मल्टीप्लाई करके देखते हैं ऑलवेज। 2 × 1 कितना हो जाएगा 2, यानी एन फैक्टर कितना हो जाएगा H2SO4 के अंदर आपका 2, ठीक है। अब जैसे मैं और कुछ बोल, जैसे H पॉजिटिव ही देखने आपको आयंस कितने रिप्लेसेबल है, लेकिन यहाँ पर एक और देखो, जब आपके पास ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस,
जैसे मैंने बोल दिया H3PO4, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका, H3PO4, ठीक। तो यहाँ पर कैसे होगा, देखो यहाँ पर 1 2 3, इसकी बेसिसिटी क्या होगी, एसिड की बेसिसिटी 1 2 3 होगी। कितने डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस है, मतलब ऐसे कितने H पॉजिटिव आयंस रिमूव हो सकते हैं, 1 2 3, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा इसका 3, ठीक है। अगर आपको ऐसे ध्यान नहीं रहता, क्योंकि ये ज्यादातर हमारे पास ये PO3 H3PO2, सिमिलरली इसके अंदर क्या हो जाएगा आपके पास, क्योंकि ऑक्सी एसिड्स है ना फॉस्फोरस के, अगर आपको ये ध्यान है तो ट्रिक कैसे याद रखोगे, देखो इन ऑक्साइड्स की ट्रिक देख लो, ट्रिक देख लो इन ऑक्साइड्स के लिए, सिर्फ ये, ठीक है ना, सिर्फ इनके लिए। अगर आपको इनका स्ट्रक्चर नहीं भी आता तो भी आप इसे कर लोगे। H3PO2, तो यहाँ पर एन फैक्टर कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 1 है, यहाँ पर कितने थे आपके 3, ठीक है, जो डिस्प्लेस हो सकते थे। यहाँ देख लेते हैं कितना होगा H3PO3, यहाँ पर कितने हैं 1 2, तो एन फैक्टर 2। यहाँ पर ट्रिक क्या अप्लाई करना है, जितने आपके नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम है ना, नंबर ऑफ O एटम यानी ऑक्सीजन एटम जो है आपके, उसमें से 1 माइनस कर देना, तो ऑक्सीजन कितने आपके पास यहाँ पर 1, कितने आ जाएगा 3। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं 3 माइनस 1, कितने आ जाएंगे 2, आ गया आपका। यहाँ नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम कितने हैं आपके पास 2 माइनस 1, कितना आ जाएगा 1 2 एंड 3। ये 3 किसके केस में है, इसके केस में, यहाँ 2 इसके केस में, 1 इसके केस में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये ट्रिक लगा के देखनी, अगर आपके पास ऑक्साइड्स इस तरीके से हैं, अदरवाइज H2SO4 देख लिया आपने, ठीक है। अब मैं बोलूँ अगर आपके पास HCl के अंदर कितने होंगे, तो कैसे करोगे, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, 1 मॉलिक्यूल से कितने निकले आपके पास, सिर्फ एक ही है यहाँ पर, तो एन फैक्टर 1 हो जाएगा HCl केस में, फाइन। तो ये ध्यान रखना आपको। अब हम बात करते हैं इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस, बात करते हैं इक्विवेलेंट, ये सेकंड है आपका, ये फर्स्ट। मॉलिक्यूलर मास ही निकालना है सिंपल आपको, ठीक है ना, इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस। एक बात और ध्यान रखना, देखो यहाँ पर जब मैंने एटॉमिक मास लिखा है ना, तो यहाँ पर एटॉमिक मास क्या होगा एल्यूमिनियम का, यहाँ पर 27 फॉर एल्यूमिनियम, ठीक है, तो 27 डिवाइडेड बाय 3 होगा। इक्विवेलेंट मास ऑफ एसिड अगर आप निकाल रहे हो, H2SO4 का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितना होता है 98 ग्राम पर मोल, है ना। तो ये आप पुट करोगे 98 डिवाइडेड बाय कितने हैं यहाँ पे 2 एन फैक्टर है, ठीक है, इस तरीके से निकालना आपको। अब इक्विवेलेंट मास ऑफ बेस की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेस डिवाइडेड बाय आपके पास एन फैक्टर क्या होगा, देखो एसिड के केस में बेसिसिटी होती है, मतलब कितने H पॉजिटिव आयंस डिस्प्लेस हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल एसिड में से। सिमिलरली अगर आप बेस के लिए लिख रहे हो ना, तो बेस के लिए एन फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, एसिडिटी, मतलब एसिडिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पर, एसिडिटी मीन्स नंबर ऑफ OH नेगेटिव, क्योंकि वहां पर क्योंकि एसिड आपका H पॉजिटिव आयन डोनेट करता है, जबकि बेस क्या करता है OH नेगेटिव आयन डोनेट करता है, ठीक है, आपने पढ़ा होगा आई थिंक 10th की डेफिनेशन, 10th क्लास की डेफिनेशन। नंबर ऑफ OH नेगेटिव आयंस डिस्प्लेसेबल फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ बेस, एक मॉलिक्यूल बेस में से। अब देखते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल ले लिया, एग्जांपल है NaOH, तो कैसे डिसोशिएट होगा, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, यानी कि सिर्फ एक है यहाँ पर हाइड्रोक्साइड आयन, तो एन फैक्टर क्या हो जाएगा NaOH के लिए 1, ठीक है। अगर मैं दूसरा बेस ले लूं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए कैसे करोगे, Ca पॉजिटिव 2 प्लस 2OH नेगेटिव, यानी कितने हाइड्रोक्साइड एंड रिप्लेसाइड के लिए एन फैक्टर की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। इस तरीके से समझना है बस इसको। बेस के लिए क्या लिखोगे 40 डिवाइडेड बाय N for NaOH, ठीक है ना। तो ये आपका सारा था इक्विवेलेंट मास के बेस पर। नेक्स्ट है इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, या वेट भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्ट, सॉल्ट कोई भी जो, तो क्या लिखोगे मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्ट
डिवाइडेड बाय चार्ज ऑन कैटायन इनटू नंबर ऑफ कैटायन। कैसे बताना है? चार्ज ऑन कैटायन इनटू नंबर ऑफ कैटायन। ठीक है, अब देखो ये कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे एल्यूमिनियम सल्फेट है, कैसे डिसोशिएट होता है आपके पास? डिसोशिएट नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है। 2 एल्यूमिनियम है, 2 एल्यूमिनियम, चार्ज कितना आ जाएगा? +3, क्योंकि ऐसे डिसोशिएट हो रहा है ना। सल्फेट पर होता है आपके पास -2 चार्ज, इसके ऊपर आपका +3 चार्ज, तो Al2SO4 थ्राइस, इस तरीके से आपके पास बनता है। ठीक है ना, और जितना इसके ऊपर चार्ज है वो एज इट इज आएगा, जितना सल्फेट पर चार्ज है वो एज इट इज आता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके पास चार्ज कैसे काउंट करोगे? इसमें हमेशा जब भी सॉल्ट आएगा ना कोई भी, कैसे करना है? देखो वही सेम प्रोसीजर है, 2 × 3, या फिर आप कर लो 3 × 2। मतलब यहाँ पर कैटायन भी लिख सकते हो या फिर आप लिख सकते हो एनायन, कोई भी एक का देख लेना जिसको आपको ठीक लगे। ठीक है, या फिर यहाँ पर लिख लो एनायन, कैटायन या फिर एनायन में से कोई भी एक लिखोगे आप। ठीक है, तो मैं कैटायन का देख लूँ 3 × 2, मतलब नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं? 2, और चार्ज कितना आपके पास? 3, 3 2 6। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर वेट लिखो। सबसे पहले मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का? अप्रोक्सीमेटली 342 होता है एल्यूमिनियम सल्फेट का मास। ठीक है, चार्ज ऑन कैटायन कितना है? 3, और नंबर ऑफ कैटायन कितने हैं? 2, तो कितना हो जाएगा? 342 डिवाइडेड बाय 6। एनायन से भी कर सकते हो, 3 × 2 6 ही आना आपका। ठीक है, इसी तरीके से करना आपको सारा का सारा। लीजिए एग्जांपल, कैल्शियम सल्फेट का निकालो, कैसे डिसोशिएट होता है? Ca+2 +SO4 -2, तो यहाँ पर तो 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो नीचे क्या आ जाएगा? कैल्शियम सल्फेट का मास लिखोगे आप, मॉलिक्यूलर मास, और नीचे क्या आ जाएगा? 2। ठीक है, यानी मॉलिक्यूलर मास ऑफ कैल्शियम सल्फेट फाइंड आउट करना, और डिवाइडेड बाय n फैक्टर, दैट इज योर 2। तो यहाँ पर जो n फैक्टर होगा वो क्या होगा? दिस इज योर। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं रिलेशनशिप बिटवीन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी, देखो वो कैसे निकालोगे आप? सिंपल है, आपको पता है मोलैरिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक, नॉर्मेलिटी क्या भी हमने स्टडी किया है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय, आपने क्या स्टडी किया? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये भी क्या था? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी क्या आपके पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब क्या लिखा था हमने? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ? n/m कर लेती हूँ, n डिवाइडेड बाय m। तो लिखो यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और यहाँ पर क्या था आपके पास? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। नीचे आप क्या लिखोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम से वॉल्यूम कैंसल आउट। ठीक है ना, तो क्या रह जाएगा आपके पास? लेफ्ट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय आपके पास नंबर ऑफ मोल्स। अब देखो यहाँ पर क्या है आपके पास? फ्रेंड्स क्या होते हैं आपके पास? मास गिवन होगा आपको, या फिर आपको फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन थी आपकी। नीचे क्या था? नंबर ऑफ मोल्स, तो यहाँ पे क्या जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। फाइन, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? मास डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट मास। क्या होता है आपके पास? हमने अभी पढ़ा है मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय योर n फैक्टर, अभी पढ़ा था हमने। ठीक है, यहाँ
नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे ये बताओ मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास या फिर मोलर मास, यही होता है। तो यहाँ पर इसको आप क्या लिख सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हो। ये आपके पास यहां से क्या आ जाएगा, n इंटू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और यहाँ पर क्या था, नंबर ऑफ मोल्स। अब मुझे ये पता, ये मेरे पास क्या होता है, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो ये क्या था आपके पास, n फैक्टर, दिस इज योर n फैक्टर इनटू नंबर ऑफ मोल्स एंड दिस वन इज ऑल्सो नंबर ऑफ मोल्स। तो ये आपके पास कैंसल, तो क्या रिमेनिंग रह गया, n फैक्टर। तो n डिवाइडेड बाय m हमारे पास क्या फाइंड आउट हो गया, n फैक्टर। यानी आपको नॉर्मेलिटी निकाल, अगर आपके पास मोलैरिटी हो ना, आप मोलैरिटी निकालते हो डायरेक्ट वहां से नॉर्मेलिटी निकाल लो, या फिर आप वो ये फॉर्मूला यूज करो, जैसे नॉर्मेलिटी वाला फॉर्मूला यूज करोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो। या फिर अगर आपके पास मोलैरिटी गिवन है क्वेश्चन में, तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला यूज कर लेना, ठीक है ना, m इंटू एन फैक्टर। ये आपको डेरिवेशन करने की नीड बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये एक एक्सप्रेशन को याद रखना है, जिसको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, ठीक है। n इज इक्वल टू n इंटू एम। n यहाँ पर क्या है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, n यहाँ पर आपके पास है n फैक्टर, ठीक है ना, और n फैक्टर हमने समझा था सभी केसेस में। तो n में क्या करना है, n इंटू एम डायरेक्ट कर दो, मोलैरिटी पुट करो, तो आपकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट हो जाएगी। तो आप डायरेक्ट ये एक्सप्रेशन याद रखोगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर फर्स्ट आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, 0.1 मोलर H2SO4, इसकी नॉर्मेलिटी निकालनी। अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया है, लेकिन अगर आप चाहते हो इसकी नॉर्मेलिटी फाइंड आउट करना, तो आप सिंपली क्या लगाओ, नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू n फैक्टर। अब n फैक्टर आपके पास, ये H2SO4 क्या, एसिड, एसिड के केस में n फैक्टर क्या होता है आपके पास, बेसिसिटी, ठीक है। तो दिस इज योर बेसिसिटी। तो आगे से हम इसको क्या लिखेंगे, बेसिसिटी इनटू मोलैरिटी, ठीक। अब देखो यहाँ पे नॉर्मेलिटी निकालो, n फैक्टर क्या है, H2SO4 के लिए, H2SO4 के लिए 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, कितने डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस हैं, 2। तो दैट इज योर 2 इंटू मोलैरिटी क्या गिवन आपके पास, 0.1 मोलर, ठीक है। तो कितनी आ जाएगी, 0.2 नॉर्मेलिटी। दिस इज योर आंसर, फाइन। नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन आंसर नंबर 2। अभी हम आपको सारा करवा चुके हो, तो आप थोड़ा इसको जल्दी करना है। 0.4 मोलर नॉर्मेलिटी निकालो, n फैक्टर, हर बार n फैक्टर। अब ये बेस आपके पास, दो बेस में n फैक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, एसिडिटी। तो अब ध्यान से करना, जब भी बेस होगा मैं एसिडिटी लिखूंगी और एसिड होगा तो बेसिसिटी लिखूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर n फैक्टर 0.4 मोलर, ये आपको मोलैरिटी गिवन थी। तो नॉर्मेलिटी कितनी आ जाएगी, कितना है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कितना हो जाएगा, Ca पॉजिटिव 2 प्लस 2OH नेगेटिव, ये वीक है वैसे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर कितने डिस्प्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस हैं, 2। तो n फैक्टर कितना हो जाएगा, 2। तो 2 इंटू 0.4 दैट इज इक्वल्स टू 0.8 नॉर्मेलिटी, फाइन। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तो यहाँ पर लिख लो आंसर इज योर 3 कर लेते हैं। आंसर 3 क्या होगा आपके पास, 0.3 मोलर, नॉर्मेलिटी निकालो n इंटू एम। तो n कितना है, 0.3, मोलैरिटी 0.3 है, n फैक्टर क्या हो जाएगा, H3PO3 में कितना n फैक्टर होगा आपका, n फैक्टर H3PO3 OH OH H कितने हैं, 2। तो 2 इंटू मोलैरिटी कितनी है, 0.3। तो यहाँ से आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और या तो फिर आप एक वही प्रोसीजर अप्लाई करें, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय आपके पास क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय आपके पास वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर। लेकिन आप मुझे ये बताओ, यहाँ पर अगर मोलैरिटी दी डायरेक्ट आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना। तो आपको वो देखना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स, मोलैरिटी निकालने, मोलैरिटी दी हुई है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करोगे, उससे फिर आप ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालोगे, तो थोड़ा लंबा प्रोसीजर आता है आपके पास, आप सिंपल इससे कर लेना, ठीक है। तो आंसर 4 क्या निकालोगे, Al2 SO4 थ्राइस। इसके लिए सिंपल क्या था, 2Al + 3 प्लस
SO4 2 नेगेटिव। कितने हो जाएंगे यहाँ पे n फैक्टर 6, 3 2 6, ठीक है। तो अब 6 n फैक्टर कितना था आपके पास 6 इंटू 0.3 मोलैरिटी कितना आ जाएगा 1.8 मोल, ठीक है। तो ये सारे आप इस तरीके से सिमिलरली आंसर निकाल सकते हो। नेक्स्ट आपके पास इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन नॉर्मेलिटी, ठीक है। अभी सिमिलरली जैसे हमने मोलैरिटी में किया था ना, सेम वैसे ही करना है आपको डायरेक्ट। देखो कैसे, यहाँ पर क्या करोगे, डाइल्यूशन का इफेक्ट निकालो, कैसे निकालते हैं। यहाँ आपको डायरेक्ट करना है, कैसे करोगे देखो। तो यहाँ पर जो n आपके पास वो क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो है, नंबर ऑफ, यहाँ पर बस वहां पे नंबर ऑफ मोल्स था, यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट्स हो जाएगा आपका, ठीक है। मोलैरिटी केस में नंबर ऑफ मोल्स हम लिख रहे थे, यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आपके सेम होंगे, ठीक है। दिस इज योर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है। अब मैंने बोल दिया कि जब मेरे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं वो क्या है, इनिशियल इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स फाइनल। इनिशियल और फाइनल दोनों सेम रहेंगे, लेकिन जब मैंने इसके अंदर वाटर ऐड किया है, इसकी वॉल्यूम V1 थी, अब डाइल्यूशन के बाद क्या होगा, इसकी वॉल्यूम V2 हो गई, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि नॉर्मेलिटी क्या होती है आपके पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। अगर मैं n को v से मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरे पास नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, दिस वन। तो पहले पुट करोगे n1 v1, ठीक है। n1 v1 इज इक्वल टू दिस इज योर n2 v2। इसकी नॉर्मेलिटी क्या हो जाएगी n2, इसकी n1, क्योंकि ये भी वॉल्यूम पे डिपेंड कर रहा है, वॉल्यूम चेंज होगी तो ऑब्वियसली नॉर्मेलिटी चेंज होगी आपकी। तो जब भी डाइल्यूशन क्वेश्चन आए तो आपको ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करना है, जैसे हमने मोलैरिटी में किया था, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन है 20 ml ऑफ 10 नॉर्मल एक्सेल आर डाइल्यूटेड, डाइल्यूटेड क्वेश्चन है, विद डिस्टिल्ड वाटर टू फॉर्म 1 लीटर ऑफ दिस सॉल्यूशन, व्हाट इज द नॉर्मेलिटी ऑफ डाइल्यूटेड सॉल्यूशन। अब यहाँ देखो 20 ml एंड 10 नॉर्मल, अब मुझे बताओ मिलीलीटर में आपकी तो नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकलेंगे, ठीक है। तो मेरे पास इनिशियल और फाइनल क्या रहेंगे, नंबर ऑफ मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स सेम रहेंगे, तो मैं डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला यूज कर लूंगी, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, अगर वॉल्यूम ml में है तो आपको दूसरी वॉल्यूम में ml में ही पुट करनी है, ठीक है ना। यहाँ यूनिट्स का ध्यान बहुत जरूरी होता है, ठीक है। 20 ml, अब मेरे पास क्या है n1 v1, तो मैं पुट क्या करूंगी, n1 v1 इज इक्वल टू n2 v2। मैंने आपको डिराइव करके दिखा लिया, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। तो नॉर्मेलिटी क्या है 10 नॉर्मल, वॉल्यूम क्या है 20 ml, किसकी एक्सेल की, डाइल्यूट किया गया है किसके साथ, 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो जिसकी नॉर्मेलिटी निकालनी है आपको, नॉर्मेलिटी निकालनी डाइल्यूटेड मतलब आफ्टर डाइल्यूशन की नॉर्मेलिटी निकालनी है। तो कैसे करोगे, 1 लीटर इंटू लीटर, लेकिन मैंने आपको बोला यहाँ पर अगर ये ml में है ना, तो यहाँ पर की ml में चाहिए, तो 1 लीटर में कितना होता है 1000 ml, ठीक है। 1 लीटर 1000 ml सेम रखनी है आपको वॉल्यूम जब आप करते हो क्वेश्चन सॉल्व। तो नॉर्मेलिटी फाइंड आउट कर लो, यहाँ से कितना आ जाएगा 10 इंटू 20 डिवाइडेड बाय 1000, .2 नॉर्मल, दिस इज योर आंसर, फाइन। ते हैं नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स, नॉर्मेलिटी ऑफ मिक्सचर्स। अब मेरे पास जैसे हमने कल किया था सिमिलरली वैसे ही करना है सब कुछ, ठीक है। तो अब क्या करना है, यहाँ पर जैसे मेरे पास है, ठीक है, दूसरा बीकर लिया मैंने, बाइनरी कंपोनेंट ले रही हूँ, मतलब मैं 2 ले रही हूँ सॉल्यूशन, ठीक है ना। आप 3 4 कितने भी ले सकते हो। तो ये आपका रिजल्टेंट है, इसकी वॉल्यूम ले ली मैंने V3, ये आपके पास है V2, ये आपके पास है V1, ठीक है। पहले की वॉल्यूम V1 मान ली मैंने, इसके नॉर्मेलिटी मैंने मान ली n1, सिमिलरली इसके लिए n2, सिमिलरली इसके लिए n3 v3, ठीक है। तो तीनों मैंने ले लिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मिक्सचर्स में हम क्या कर सकते हैं, एसिड प्लस एसिड मिक्स कर सकते हैं। एसिड आपके पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कितने भी कंपोनेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जो सारे मिक्स होंगी वो टोटल रिजल्टेंट के बराबर होगी। दिस इज योर फाइनल मतलब रिजल्टेंट, दिस इज योर रिजल्टेंट मिक्सचर, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट मिक्सचर,
दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, और दो ऐड को करने पर जो आपके पास मिलेगा दिस इज रिजल्टेंट एसिड, एसिड ही मिलेगा उस मिक्सचर में। अगर मैं यहाँ पर बेस प्लस बेस ऐड कर दूं, ठीक है, तो क्या होगा, रिजल्टेंट बेस ही मिलेगा आपको, बेस मिक्सचर। कहने का मतलब ये, अगर आप दो एसिड को मिक्स कर रहे हो तो आपको एसिड ही मिलेगा, दो बेस मिक्स करो तो बेस ही मिलेगा, ठीक है। थर्ड वाला जो है डेट इज डिफरेंट, ये फर्स्ट था, ये सेकंड केस, दिस इज योर थर्ड केस। अगर मैं एसिड प्लस बेस करती हूँ तो क्या होगा, ठीक है, तीनों को समझेंगे हम। रिजल्टेंट क्वेश्चन मार्क, थर्ड वाले को हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। ये दो तो बहुत इजी हैं आपके लिए, इसमें सिंपल क्या करना है वही सब करना है। देखो जो आपके पास नॉर्मेलिटी होती है वो मैंने आपको क्या बताया था, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो आपके पास फर्स्ट वाले के नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स आएंगे, फर्स्ट वाले के प्लस नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, जैसे आपने किया था ना उसमें n1 प्लस n2, ठीक है, उसी तरीके से। अब यहाँ पर मुझे ये बताओ, ये वाला है आपके पास फर्स्ट केस वाला, दिस इज योर फर्स्ट केस, ठीक है। आप एसिड एसिड ले लो, बेस बेस ले लो, दोनों का सेम ही आना है, चाहे आप एसिड एसिड मिक्स करो, चाहे आप बेस प्लस बेस मिक्स करो, ठीक है। आपने दो एसिड मिक्स किए हैं तो रिजल्टेंट एसिड आएगा, दो बेस मिक्स किए हैं तो रिजल्टेंट आपके पास बेस आएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम डिवाइड बाय वॉल्यूम होता है, तो हम ये ऑलरेडी कर चुके हैं ना, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम, हम मोलरिटी में भी सेम कर चुके हैं, वही करना है। अब यहाँ नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स क्या होता है, मैंने आपको अभी बताया था कि जो नॉर्मेलिटी होती है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो n इंटू वी क्या हो जाएगा आपके पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो मैं यहाँ क्या पुट कर सकती हूँ, फर्स्ट वाले के लिए n1v1, सेकेंड वाले के लिए n2v2, ठीक है, डिवाइडेड बाय v1 प्लस v2। और यहाँ पर जो नॉर्मेलिटी होगी ये किसकी होगी, फाइनल सॉल्यूशन की होगी। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हो, n3v3। तो ये फाइनल वाले के लिए क्या नॉर्मेलिटी होगी, फाइनल वाली n3 जो लास्ट है, ठीक है। इसको आप किसी चीज से नाम से n से कैपिटल n से रिप्रेजेंट कर लो, n3 रिप्रेजेंट कर लो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इनके ऐसे इस तरीके से निकलेगी सेम, लेकिन इन दोनों के लिए तो सेम होगा प्रोसीजर, मतलब आपको ऐसे ही करना है n1v1। तो यहाँ से आपके पास फाइनल क्या आ जाएगा, n1v1 प्लस, जैसे हमने किया था ना कल, m1v1 प्लस m2v2 इज इक्वल टू m3v3 या फिर mv3 जो टोटल्स आती है आपकी। n1v1 n2v2 इज इक्वल टू n3v3, ये आपकी होती है फाइनल सॉल्यूशन की, ठीक है। बट यहाँ देखो एसिड प्लस बेस, आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है, जब एसिड हम बेस में मिक्स करते हैं, एसिड मान लिया मैंने आपके पास है HCl, दिस इज योर एसिड, दिस इज योर बेस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है आपको, मतलब क्या है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन चलता है। अगर मैंने मान लिया मेरे पास ये है 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स, ठीक है, ये मेरे पास है 20 ग्राम इक्विवेलेंट्स। अब मुझे ये बताओ, ये 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स है, 20 ग्राम इक्विवेलेंट्स हैं, 10 से 10 न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, मतलब इसके जो 10 होंगे इसके 10 को क्या कर देंगे, न्यूट्रलाइज कर देंगे, और क्या बनाएंगे, 10 NaCl बनाएंगे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से, मतलब कट ऑफ। न्यूट्रलाइजेशन मतलब क्या होता है, कट कर देना, मतलब न्यूट्रल कर देना उस चीज को। इसके इफेक्ट को कौन काट रहा है, बेस, एसिड बेस मिक्स करके दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर 10 इसके 10 को कैंसिल आउट कर देगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा इसका, 10, यानी कि अब जो मेरे पास डायरेक्ट नॉर्मेलिटी मिक्सचर की आएगी, मतलब मिक्सचर में मेरे पास एक्सेस में अब क्या रहेंगे, HCl, क्योंकि ये कम थे और ये ज्यादा थे, ज्यादा कितने थे, दोनों को माइनस कर दो, 20 माइनस 10, दिस इज योर 20 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 10, और 10 किसके आएंगे आपके पास, एसिड के। तो मैं यहाँ पर ये लिख सकती हूँ, देखो यहाँ पर नॉर्मेलिटी ऑफ, यहाँ पर प्लस नहीं करना, देखो मैं बताती हूँ अभी, ए के लिए एसिड लिख लेते हैं, दिस इज फॉर ए, दिस इज फॉर बी, ये बेस के लिए, एसिड के लिए, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ, अब ज्यादा किसके हैं, एसिड के, तो बाहर पहले एसिड आएगा, नॉर्मेलिटी ऑफ एसिड, वॉल्यूम ऑफ एसिड, माइनस नॉर्मेलिटी ऑफ बेस,
वॉल्यूम ऑफ बेस, क्योंकि दोनों ग्राम इक्विवेलेंट्स मैंने माइनस कर दिए हैं। 20 माइनस 10 ग्राम इक्विवेलेंट्स थे आपके पास, और n1 n इंटू वी क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होते हैं। ठीक है, तो मैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स से क्या पुट कर सकते हो, Na इंटू वी, एसिड का, बेस का, और वॉल्यूम तो हमेशा ही ऐड होती है, तो एसिड प्लस बेस की वॉल्यूम ऐड होगी। तो फाइनल आपके पास जो नॉर्मेलिटी किसकी आएगी, जिसके ज्यादा होंगे, ज्यादा किसके हैं, एसिड के। फाइन, इस तरीके से करना, अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियरिटी बनेगी। ठीक है, हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। ठीक है, आंसर फर्स्ट आपके पास 100 सीसी का मतलब होता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना, जैसे कि 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, इसी को आपने सीसी लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो 100 सीसी ऑफ 0.2 नॉर्मल H2SO4 विद 50 सीसी ऑफ 0.1 नॉर्मल HCl। अब देखो यहाँ पर एसिड प्लस एसिड का केस है, यानी फर्स्ट मेरे पास क्या है, एसिड प्लस एसिड का केस है, और उनको मिक्स करने के बाद मतलब ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग, मिक्सचर। ठीक है, एसिड और एसिड, एसिड कौन सा आपके पास यहाँ पर H2SO4, और यहाँ पर क्या है HCl। इसकी नॉर्मेलिटी दी हुई है 0.1 नॉर्मल, इसकी नॉर्मेलिटी दी है 0.2 नॉर्मल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कैसे करना है, नॉर्मेलिटी मैंने आपको बताई थी, क्या करोगे, N1V1 प्लस N2V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2 नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टेंट मिक्सचर दैट इज योर N3। आप इसको डायरेक्ट N भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर करना सॉल्व N1V1, देखो ये क्या आपके पास 0.2 नॉर्मल इंटू 100, V1 क्या है 100 सेंटीमीटर क्यूब, प्लस यूनिट देख लेना 50 सीसी, सेम सेम दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पुट कर सकते हो डायरेक्ट। लेकिन अगर यहाँ पर लीटर होता तो आप सेंटीमीटर क्यूब में चेंज करके फिर इसको यहाँ पुट करते। ठीक है, इंटू 0.1 नॉर्मल HCl, और यहाँ पर वॉल्यूम प्लस वॉल्यूम 2 कितनी है 100 प्लस 50, तो कितना आ जाएगा 150, कितना आ जाएगा यहाँ से 20 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 150 दैट इज योर 25 डिवाइडेड बाय 150, दिस इज योर 1/11 नॉर्मलिटी आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास दिस इज योर आंसर नंबर 2। यहाँ देखो, यहाँ एसिड है और बेस है। अगर देखो फर्स्ट केस कब अप्लाई होता है, जब एसिड एसिड हो या फिर बेस बेस हो, लेकिन यहाँ पर क्या एसिड, ध्यान से देखो, एसिड में बेस मिक्स कर दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉलो होगी यहाँ पर। लेकिन हमें देखना है किसके ग्राम इक्विवेलेंट्स ज्यादा है। अब ये सेंटीमीटर क्यूब है, मतलब कि मिलीग्राम इक्विवेलेंट आएंगे, क्योंकि मैंने कहा था ml में हो या फिर सेंटीमीटर क्यूब हो तो मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आते हैं। अगर आपके पास लीटर में वॉल्यूम है तो आप ग्राम इक्विवेलेंट्स लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, लिखो यहाँ पर अब देखो यहाँ पे 100 इंटू 0.1, 100 इंटू 0.1 नॉर्मेलिटी इंटू वॉल्यूम, क्या आ गया आपके पास NaVA, ये एसिड H2SO4 के लिए लिखा है मैंने। ठीक है, नेक्स्ट इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कितने होंगे, 100 इंटू 0.2 डेट इज इक्वल्स टू NbVb, ये किसके लिए लिखा है मैंने, बेस के लिए NaOH। अब वही काम करना आपको। अब यहाँ ध्यान से एक चीज देखो, नॉर्मेलिटी गिवन है और यहाँ पे भी नॉर्मेलिटी गिवन है, नो प्रॉब्लम, हमें नॉर्मेलिटी ही करनी है। ठीक है, अब H2SO4 NH, इसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स आ जाएंगे, क्योंकि N इंटू वी क्या होता है, N इंटू वी डेट इज योर इक्वल टू मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, दोनों के मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स निकाल लेंगे, और मैंने क्या बताया था, दोनों को सबट्रैक्ट करने, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो कितना आ जाएगा 100 इंटू 0.1 कितना आ जाएगा 10 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ एसिड। फाइन, और ये कितने आ जाएंगे आपके 20 मिलीग्राम इक्विवेलेंट ऑफ बेस। फाइन, अब फॉर्मूला लगा दो दोबारा वही वाला, नॉर्मेलिटी आपको रिजल्टेंट निकालने, आप कैसे निकालोगे, नीचे V1 प्लस V2 करते हो, फाइनल वो तो ऑलवेज एडिशन करनी है आपको। अब ज्यादा किसके हैं, देखो यहाँ पर बेस के ज्यादा है ना, तो 20 यानी कि NbVb माइनस NaVa, जिसके ज्यादा है उसमें से उसको माइनस करना है। ठीक है, तो कितना जाएगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रही है, तो आप कितना करोगे, सब्ट्रैक्ट करके 20 माइनस 10 10 हो जाएगा। वॉल्यूम कितनी हो जाएगी आफ्टर एडिशन, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा 200, तो 1/20 आंसर आपके पास 0.05 नॉर्मल, 0.05 नॉर्मल आपके पास आंसर है इसका। ठीक है, आंसर 3 के आपके पास सिमिलरली वही करना है। ठीक है, नॉर्मेलिटी, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ 1 मोलर दिया हुआ है, 0.1 मोलर।
और यहाँ क्या दिया है भाई 0.1 मोलर। अब मुझे ये बताओ इसकी नॉर्मेलिटी कैसे निकालोगे। नॉर्मेलिटी क्या होता है, एन फैक्टर इंटू एसिड की, एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, बेसिसिटी, इंटू क्या लिखोगे, मोलैरिटी। तो एन जो होगी किसकी होगी, एसिड की। एसिड की नॉर्मेलिटी क्या आ जाएगी 0.1 इंटू एन फैक्टर क्या होता है H2SO4 का भी बताया था 2, तो यानी कि 0.2 नॉर्मल। तो ये हमेशा ध्यान रखना, इसलिए आपको क्वेश्चन कराया गया है कि हमेशा नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी नहीं देखनी, नॉर्मेलिटी देखनी है, ठीक है ना। अगर मोलैरिटी पूछा होगा तो डायरेक्ट मोलैरिटी पुट करोगे, नॉर्मेलिटी पूछा गया है तो हमेशा ध्यान रखोगे कि आपको एन फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। अगर कैपिटल एन दिया होता तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप एज इट इज 0.1 पुट करते, ठीक है। इसके लिए क्या आ जाएगी, नॉर्मेलिटी ऑफ बेस 0.1 इंटू एन फैक्टर, तो हाइड्रोक्साइड आयन में 1 ही होता है, एन ने पॉजिटिव OH नेगेटिव, यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके पास 0.1 नॉर्मल ही आएगी, ठीक है। अब क्या करोगे, वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करो। ज्यादा किसका है देखो, यहाँ पहले एसिड के लिए लिखो NaVA, एसिड के लिए क्या आ जाएगी 0.2 इंटू 100 वॉल्यूम, ठीक है। NbVb बेस के लिए मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स कितने फाइंड आउट होंगे, 100 इंटू 0.1, तो ये कितना आ जाएगा 10, ये कितना आ जाएगा आपके पास 20। ये क्या है मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ये भी क्या आपके पास मिलीग्राम इक्विवेलेंट, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करोगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, वही फॉर्मूला यूज करना है, ये वाला डायरेक्ट, तो N3 में डायरेक्ट पुट कर देती हूँ। यहाँ पर ज्यादा क्या है इस बार वो देखो, NaVA माइनस NbVb डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, तो आपके पास N3 कितनी फाइंड आउट हो जाएगी 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम दोनों की कितनी है आपके पास 100 प्लस 100 यानी कि 200, तो 10/200। ये आपके पास एक बात ध्यान रखना, जो रिजल्टेंट निकल के आएगी वो किसकी आएगी, वो ध्यान रखना है जिसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा होंगे, क्योंकि आपके पास न्यूट्रलाइजेशन के बाद वो बचेगा आपके पास ज्यादा एक्सेस में। क्या होगा, अगर न्यूट्रलाइजेशन के बाद एक्सेस में वो चीज होगी जो ज्यादा जिसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स है, क्योंकि वही बची है ना। अब ये 10 लेफ्ट बचे हैं वो किसके होंगे, जो ज्यादा था, और ज्यादा कौन सा था आपके पास एसिड, तो यहाँ पर जो N3 होगी ना वो Na होगी एक्चुअल में एसिड की, तो कितनी हो जाएगी 1/20 दैट इज इक्वल टू 0.05। और यहाँ पर क्या एक्सेस में था बेस, तो Nb यानी बेस की नॉर्मेलिटी आएगी, क्योंकि सॉल्यूशन की नॉर्मेलिटी डिपेंड करती है जो लास्ट में आपके पास रिमेनिंग बचता है उस पर, ठीक है ना। दिस इज नॉर्मेलिटी ऑफ द सॉल्यूशन विच इज द बेस, तो बेस की नॉर्मेलिटी क्योंकि उसके मिलीग्राम इक्विवेलेंट्स ज्यादा थे, ठीक। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। इसके आप सारे क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना, और साथ साथ में आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस NCERT, मेनली आप NCERT के क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ठीक है ना। इसी तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते। नॉर्मेलिटी अगर आपको कंसेप्ट समझ में आता है तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली ट्राई कर सकते हो, आपका IIT में आए चाहे वो आपका नीट में आए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में सारा लेक्चर आएगा, क्लियरिटी बनी होगी कि नॉर्मेलिटी क्या होता है, और इतना डिफिकल्ट नहीं है जितना इसको समझा जाता है। तो आप इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखिए और क्वेश्चंस को ट्राई कीजिए, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।